आज हम यूपी टेट, सुपर टेट, बीपीएससी, झारखंड टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, प्राइमरी लेवल, टीजीटी, पीजीटी एवं अन्य परीक्षाओं में आने वाले हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को हल करेंगे। ये व्याकरण के प्रश्न आपके लिए रामबाण सिद्ध होंगे। इनको आप अच्छे से तैयार करिए। हमारे इस चैनल पे आपको हिंदी साहित्य एवं हिंदी व्याकरण के प्रश्न मिलेंगे। इन अभ्यास प्रश्नों के द्वारा आप अपनी तैयारी को अच्छे से धार दे सकते हैं। और इस बात पर नहीं जाइएगा कि ये प्रश्न यूपी टीजीटी पीजीटी में नहीं आया है। अब प्रश्न का पैटर्न बदल रहा है, तो कहीं से भी कोई भी प्रश्न हिंदी में पूछ ले रहे हैं। अभी आप बीपीएससी के एग्ज़ाम दिए होंगे या अन्य कोई एग्ज़ाम दिए होंगे तो देखे होंगे कि पुराने पैटर्न पे प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं, इसलिए हर प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करिए। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कंठ ध्वनि है। तो निम्नलिखित में कंठ ध्वनि दिया है द, छ, भ और क। तो हम कैसे हल करेंगे? अभी तो हम जान रही है, सरल प्रश्न है क। तो क जो है कंठ ध्वनि है। क, ख, ग, घ, अंगा, अ, आ, हा, अह। तो इसका मतलब कि हमें स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण कितने होते हैं और बोले कैसे जाते हैं, कहाँ से उनका उच्चारण होता है, ये याद होना चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न है, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है कहलाती हैं। तो वो घोष ध्वनि है। और अगर कंपन नहीं हुआ तो अघोष ध्वनि है। घोष ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण एवं सभी स्वर या, रा, ला, व, ह, ये सभी घोष ध्वनियाँ हैं। और अघोष ध्वनियाँ कौन सी हैं? वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। तीसरा प्रश्न है कि ध का उच्चारण स्थान है। ध का उच्चारण स्थान दंत, त, थ, द, ध, न, ये हमारा जो है दंत ध्वनि है। निम्नलिखित में से दो वर्ण अयोगवाह कहलाते हैं। तो अयोगवाह अंग और अह। अयोगवाह क्या है? ऐसे वर्ण जिनमें स्वर एवं व्यंजन दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। मतलब साथ हैं लेकिन साथ नहीं भी हैं, तो ये क्या होते हैं? अयोगवाह। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यावहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है। हाँ, तो व्यावहारिक और अनुशासित पद। फिर है, निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि है। अघोष महाप्राण ध्वनि है। तो हम जानते हैं, अभी जैसे बताया कि पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है, और महाप्राण क्या होता है? वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण ध्वनि होती है। फिर है अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, व, हा, या, रा, ला, व, ये हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं। फिर प्रश्न है कि एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। तो तालव्य ध्वनियाँ क्या हैं? चा, चा, जैसे च, छ, ज, झ, इया, या और शा, ये हमारी तालव्य ध्वनियाँ हैं। संस्कृत में इसका सूत्र है इचु यशा नाम तालु, अर्थात इ, च, छ, ज, झ, इया, य और श, ये हमारे तालव्य ध्वनि हैं। फिर है कि केंद्रीय
हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी जल्दी ही किसी परीक्षा में आया था, याद नहीं मुझे। 11 और 35 इसको याद कर लीजिएगा कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और कितनी व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? तो 11 और 35। वैसे हिंदी में व्यंजन कितने हैं कुल? तो 39 और स्वर 13। फिर अगला प्रश्न है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी के अ और आ स्वर हैं, तो ये कंठ स्वर हैं। कंठ स्वर कौन कौन से हैं? क ख ग घ अंगा, अ आ ह और अह। सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर सघोष अल्पप्राण होते हैं, ये याद करिएगा। सभी स्वर जो होते हैं वो सघोष अल्पप्राण होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? घोष और महाप्राण, तो हा, ये जो है महाप्राण भी है और घोष भी है। निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ हो। तो देखिए, ध्वनियाँ गलत, संशोधन गलत, गणतंत्र भी गलत, संयुक्त शब्द में इसमें उचित अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द, और लघुत्तम भाषा की लघुत्तम इकाई जो पूछे तो ध्वनि। भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि और भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द होती है। फिर है, उच्चारण स्थान के आधार पर छ ध्वनि कैसी ध्वनि है? तभी हमने पढ़ा कि च, छ, ज, झ, इया, य, श, इ, ये हमारी तालव्य ध्वनियाँ हैं। फिर है, निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है। निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी महाप्राण व्यंजन है, तो स्पर्श संघर्षी कौन कौन से होते हैं? च, छ, ज, झ, इया, ये हमारे स्पर्श संघर्षी और तालव्य ध्वनियाँ दोनों वर्ग में आते हैं। और महाप्राण पूछ रहा है, तो वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है, तो ये दूसरा है। छ जो है दूसरे स्थान पे आता है, इसलिए महाप्राण ध्वनि है। फिर है, निम्नलिखित में कंठ्योष्ठ ध्वनि है। कंठ्योष्ठ मतलब जो कंठ और ओष्ठ दोनों से उच्चरित होता हो, तो ये ओ है। और इसके अतिरिक्त औ भी होता है, जैसे ओ, औ, दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। कंठ, इसमें कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है। फिर है, हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो डी का मतलब क्षमा। फिर है, शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? शब्दकोश देखने के लिए हमको ये सीखना पड़ेगा कि जब हम शब्दकोश देखेंगे उसमें अनुस्वार वाले शब्द जो है वो सबसे पहले आएंगे। अनुस्वार कहाँ पे है? तो इसमें सबसे पहले कंठस्थ आया, फिर कमल आया, फिर कलंक आया, फिर कलई आई। यहाँ भी देख रहे हैं ये है, लेकिन यहाँ कलई पहले दे दिया इसलिए गलत हो गया। अनुस्वार पहले होगा, उसके बाद अन्य शब्द या वर्ण आएगा। शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? तो
अनुस्वार यहाँ पहले है उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्वेग, उद्योग एवं उद्वेग। उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्योग एवं उद्वेग। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है। तो ध्वनि से कोई हमें अर्थ नहीं मिलता, न वर्ण से, क्योंकि ये एक अक्षर होते हैं। ध्वनि या वर्ण जो होगा एक अक्षर में होगा, तो नहीं। छोटी इकाई पूछ रहा है तो शब्द। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है? शब्द होती है। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग का पंचमाक्षर, अर्थात अगर हम स्पर्श व्यंजनों को देखेंगे तो क ख ग घ में अंगा, च छ ज झ में इया, त थ द ध न में ना, ट ठ ड ढ ण में ण और प फ ब भ में म। ये भी है अंगा, इया, ण, न, म। फिर है कि हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ, व्यंजन ध्वनि है। अर्थात इतने गुण उसमें होने चाहिए कि स्पर्श भी हो, घोष भी हो, महाप्राण भी हो, कंठ्योष्ठ भी हो। तो पहली बात तो ये, पहले हम क्या देखेंगे कि महाप्राण। महाप्राण में पहला और दूसरा वर्ण आता है, तो दूसरा वर्ण इसमें कहाँ से होगा? दूसरा वर्ण भ भी है और ठ भी है। फिर देखेंगे कि घोष क्या है। घोष तो ये चूंकि ये पहला दूसरा स्थान अघोष, पहला दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है, तो ठ उसमें से निकल गया, त थ थ भी निकल गया। अब देखेंगे भ, तो ये प फ ब भ, तो चौथा भी महाप्राण हो गया और ये चौथा वर्ण जो होता है वो सघोष भी होता है। ओष्ठ व्यंजन है तो प फ ब भ, ये ओष्ठ व्यंजन है। तो इस प्रकार से भा में इतने गुण हैं। भा जो है स्पर्श है, घोष भी है, महाप्राण भी है, ओष्ठ भी है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समवृत्त है? समवृत्त का मतलब जिसमें हमारा मुंह खुले ना और उच्चारण जो है हो जाए। तो देखेंगे हम ई। ई में हमें मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, बहुत कम खुलेगा और उच्चारण हो जाएगा। जैसे ई, उ ऊ, इसमें जो है मुंह हमारा बहुत खुलता नहीं है, बंद ही रहता है और उच्चारण हो जाता है। और अर्ध समवृत्त में ए, ओ, अर्ध विवृत में ए, आ, ऐ, औ, आ। और विवृत में जहाँ भी बड़े आ की मात्रा लगेगी वहाँ पे विवृत स्वर होगा, आ। हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, तो मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? ट, ठ, ड, ढ, ये हमारी मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। नहीं है को पहले बोला बनाइए, नहीं है। तो प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। च इसमें ओष्ठ ध्वनि नहीं, ये तालव्य ध्वनि है। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को समरूप या ग्रेफीम, इंग्लिश में ग्रेफीम या समरूप कहते हैं। प्राचीन का विलोम शब्द है। प्राचीन का विलोम शब्द अर्वाचीन। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान तालव्य है। इस प्रकार से हम 29 प्रश्नों को हल कर लिए हैं। शेष हम कल हल करेंगे।